अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एफएम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे। अगर नहीं आगाज़ हुआ तो आइए आप और मैं करते हैं एक हसीन सी सुबह का आगाज़ एक साथ, और अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि हमें करते रहना चाहिए। हमें मेंटली तौर पर जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उतना ही ज़्यादा हम आसानी के साथ डिफरेंट तरह की सिचुएशंस में कंट्रोल कर लेते हैं चीज़ों को भी और सिचुएशन को भी। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो आपके लिए किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन जो कि ज़िंदगी में आते रहते हैं उसमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश क्या करें कि अपने माइंड को रिलैक्स रखने की, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कुछ प्रैक्टिसेस हैं वो ज़रूर करते रहना चाहिए। और हर जिंदगी में हर किसी का कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है, और उस पर्पस के लिए जब आप मेहनत करते रहते हैं तो इस चीज़ का यकीन रखें कि एक परफेक्ट टाइम पर आप तक वो चीज़ ज़रूर पहुंच जाएगी। तो मेहनत करना हमारे हाथ में, उसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते, किसी न किसी सूरत में वो आप तक पहुंच ही जाती है। तो बस आपका काम ये है कि नेक नियति के साथ, ईमानदारी के साथ और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी में बेहतर कुछ करने के लिए कोशिश करते रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपको उसका सिला एक दिन ज़रूर देगी। अल्लाह करे कि आपकी सबकी ज़िंदगियों में जितनी मुश्किलात परेशानियां हैं वो आसान हो जाएं। इसी अच्छी दुआ के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है। उसके लिए चलना पड़ेगा हमें हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से अपडेट करूं तो आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। गर्मी का जोर ताहाल बरकरार है और गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा सबसे पहले जो चीज़ मुतासर होती है वो हमारी सेहत है। तो हमने कोशिश करनी है जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो पानी की बॉटल साथ लेकर ज़रूर निकलें, इस तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करें जो स्किन फ्रेंडली हो। और साथ ही साथ छोटे बच्चों और बड़ों की आदत ये होती है कि वो मील स्किप कर देते हैं। दिन का पहला मील यानी कि अपने नाश्ते को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, जो कि दिन भर की एनर्जी आपको देती है। मौसम की सख्तियों से, और मौसम किसी भी तरह का कितना गर्म क्यों ना हो, तो आपके अंदर जब तक एनर्जी नहीं होगी तो आप कोई काम भी बेहतर अंदाज से नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि अपने खाने पीने का भी ख्याल रखें, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें ताकि आप गर्मी की शिद्दत से खुद को बचा सकें। और अगर आप दूर दराज के किसी इलाके का या आउट ऑफ सिटी का सफर कर रहे हैं तो उसमें भी मौसम से अपडेट रहना बेहद जरूरी है ताकि आपके सफर में किसी भी तरह की मुश्किलात नहीं आ सकें। तो इसके लिए जरूरी है कि फोरकास्ट चेक करते रहना चाहिए ताकि आपको अपडेट रहे कि कहीं अगर बारिश है या कहीं बहुत गर्म मौसम है तो उसके अकॉर्डिंग पहले से ही कुछ प्रिपरेशंस होती हैं जो कि आपको करनी चाहिए ताकि आपका जो काम है वो किसी तरीके से रुक ना पाए और आप बेहतर अंदाज से अपने तमाम कामकाज निपटा सके। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब मौसम इस तरह का हो गया कि दिन के औकात में तो गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे शाम की तरफ हम जाते हैं तो मौसम बेहतर होने लगता है, रात काफ़ी ठंडी होने लगती है। तो आप अपने प्यारों के साथ आउटिंग के लिए भी निकल सकते हैं। वेदर की बड़ी एक हमारी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट होती है और बड़ा उसके साथ जो है वह खुशगवार तब्दीलियाँ भी आती हैं। कभी बहुत गर्मी बढ़ जाए तो इरिटेशन भी होने लगती है, कोई काम करने का दिल नहीं चाहता। लेकिन जाहिर बात है कि ज़िंदगी और ज़िंदगी का सफ़र किसी के लिए भी रुकता नहीं है, वक्त चलता चला जाता है। उस वक्त के साथ किस तरह से हम बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। और दिन भर की मसरूफियत की बात करें तो एक कॉमन चीज़ है हमारी व्हीकल्स जो कि सब इस्तेमाल करते हैं, और इन व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल और जो उसके पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी बड़ी मैटर करती हैं। हमने गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले बात की कि जो है वो फ्यूल की और डीजल की कीमतों में कमी वाक़या हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने एक चीज़ और भी देखी कि कमी तो वाक़या हो गई। 10 रुपये हमने देखा कि एक तरफ से कम हो गए पेट्रोल की कीमत में और 13 रुपये डीजल की कीमत में कमी वाक़या हुई, लेकिन उसके साथ किरायाजात की कीमतें जूं की तूं हैं, किरायों में कमी वाक़या नहीं हुई। उसकी वजह से शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ी तादाद में शहरी इस्तेमाल करते हैं, किराए मन मर्जी के जो है वो चार्ज किए जाते हैं। तो उसकी वजह से लोगों को कितने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जो रिलीफ हुकूमत की जानिब से दिया जाता है वो आवाम तक हकीकी मानों में नहीं पहुंचता। तो हमारी ज़िली इंतज़ामिया इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रही है, वो किस तरह से प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, किरायाजात में कमी के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इसी पर अपने मेहमानों से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर वकास अहमद बेग और उमैर अजमत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं? वकास, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ मसनूआत में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे ही कमी वाक़या होती है
तो किराया जात में हम कोई वाज़ेह तब्दीली देखते नहीं है, वो जो कि तू रहते हैं, लेकिन जैसे ही इजाफा होता है तो रातों रात किराए भी बढ़ जाते हैं। इसी तरह का सेम सिनेरियो हमने गुज़िश्ता चंद रोज से भी देख रहे हैं कि कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो वाक़ई हुई है, लेकिन किराया जात जो कि तू है और अपनी मर्जी के चार्ज किए जाते हैं। इसकी वजह से शहरियों को किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, शहरियों को सबसे पहले तो जीनत इस तरह की मुश्किलात पेश आती हैं कि इनका जो हक है, रिलीफ जो मिलता है हुकूमतों की जानिब से, वो उन तक बर वक्त नहीं पहुंच पाता। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब किराया फ्यूल प्राइस बढ़ते हैं, तेल की कीमत ज़्यादा होती है, तो हर गाड़ी में चूंकि यूनिया तेल डलवाना है, तो ड्राइवर, कंडक्टर, ट्रांसपोर्टर्स ये अपनी मदद आपके तहत जो है किरायों में इजाफा कर देते हैं। जबकि दूसरी जानिब जब किरायों में कमी होती है तो तमाम ट्रांसपोर्टर ये इंतजार करते रहते हैं कि जिला इंतजामिया की जानिब से नया किरायानामा आए तो फिर उस पर बात की जाए। अब जिला इंतजामिया की जानिब से जाहिर सी बात है, पेट्रोल की कीमतों में कमी का इतलाक जो है वो बेशतर आपने देखा होगा कि रात 12 बजे के बाद होता है। बिल्कुल ऐसे। अब जब रात 12 बजे के बाद होता है तो 2 दिन गुजरते हैं कम से कम जो है वो जिला इंतजामिया को मीटिंग्स करने में, और उस मीटिंग के बाद नया किराया जो है वो डिसाइड किया जाता है। हर रूट का चूंकि अलग अलग किराया है, यूनानिमस किराया नहीं है, जिसके लिए हर रूट को अलग अलग जो है उन्हें प्लस माइनस करना पड़ता है कि किस रूट पे कितना फ्यूल, कितनी कौन सी गाड़ी का, यानी अगर बड़ी गाड़ी है, बस है, तो उसका कितना फ्यूल इस्तेमाल होता है, उस हिसाब से कितनी किराए में कमी होगी। अगर वैगन है तो उसका कितना इस्तेमाल होता है, अगर कोस्टर है तो उसका कितना इस्तेमाल होता है। फिर इसके मद्दे मुकाबिल चीज़ें आ जाती हैं, चूंकि आम शहरी जो है कि जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो सबसे पहले आम शहरी के लिए पेट्रोल सस्ता होता है, जबकि बहुत सी हमारी ट्रांसपोर्ट ऐसी है जो कि पेट्रोल पे नहीं चलती, वो डीजल पे चलती है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी का तनासुब जो है वो भी मुख्तलिफ होता है। गो के डीजल जो है आम शहरी की जिंदगी पे उतना असरअंदाज नहीं होता जितना पेट्रोल होता है, क्योंकि आम शहरी की सवारी जो है वो पेट्रोल पे चलती है। अब डीजल के हिसाब से जब किरायों में कमी के लिए मीटिंग्स की जाती हैं, उस चीज़ में 2 दिन गुजरते हैं और उस 2 दिन तक आवाम का जो हक है रिलीफ जो उन्हें मिल गया बमुश्किल, वो आवाम तक बर वक्त नहीं पहुंच पाता। ये वजह है कि किराया बढ़ते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ट्रांसपोर्टर आज खुद किराया बढ़ा देते हैं, जबकि दूसरी जानिब इंतजार किया जाता है कि जिला इंतजामिया जागेगी, जिला इंतजामिया मीटिंग्स करेगी, सेक्रेटरी आरटीए मीटिंग करेंगे, नया किरायानामा मुकर्रर करेंगे, फिर उसको आवेजा करने में, उसको प्रिंट करने में मतलब कोशिशें की जाती है कि किसी न किसी तरीके से 1 से 2 दिन 3 दिन जो है वो गुजार लिए जाएं, ताकि आवाम की जेबों से जितना इजाफी निचोड़ा जा सकता है वो निचोड़ा जाए। और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती ये कहने से कि जिला इंतजामिया का एक बड़ा फेलियर होता है, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी जो है ये इतलाक भले इसका रात 12 बजे हो, लेकिन इसका नोटिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं दिन में वर्किंग आवर्स के अंदर जो है वो हो रहा होता है। अब वो जो 6 से 7 घंटे हैं वो इनफ होते हैं जिला इंतजामिया के लिए, सेक्रेटरी आरटीए के लिए कि एक ही पुराने फार्मूला के तहत जो है किरायों में कमी कर दी जाए, लेकिन वो किरायों में कमी नहीं की जाती। इंतजार किया जाता है स्टेक होल्डर्स का, और ये वही स्टेक होल्डर ट्रांसपोर्टर है जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 रुपया किराया बढ़ते हैं तो स्टाफ टू स्टाफ किराया जो है वो 5 रुपये बढ़ा देते हैं। ओनली ऑन सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आवाम की जेब से जो जितना निचोड़ सकता है वो निचोड़ रहा है, और जिसने इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना है वो खामोश बैठे हैं, वो मीटिंग खेल रहे हैं कि किस तरह आवाम जो है 2 से 3 दिन मजीद इस बोझ को बर्दाश्त करे, इजाफी किराया जो है वो दे, उसके बाद फिर कार्रवाई। और इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से उमर बहुत ज्यादा परेशानियां शहरियों को तो आती हैं, लेकिन उसी के साथ क्या होता है कि चंद रोज की जो वो कमी होती है, जब तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होता है वो दोबारा से किसी न किसी सूरत में, महंगाई की सूरत में हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। या तो बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है या किसी और मसनूआत की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, तो आवाम के लिए जो रिलीफ है वो सिर्फ एक ख्वाब की तरह रह गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीनत, आप देखें यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का नीचे इम्पैक्ट जिस तरह से आना चाहिए वो नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि ये बराह रास्त हुकूमत पे प्रेशर होता है। अब आप देखें इस बार जो 10 रुपये पेट्रोल की कीमत, 13 रुपये डीजल की कीमत कम हुई, तो उससे 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे पूरे ट्रेंड्स चलना शुरू हो गए थे कि आलमी सतह पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी हैं, तो पाकिस्तान में इसमें 20 से 25 रुपए फी लीटर तक कीमत होनी चाहिए। सही। मेरे ख्याल में हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं फराहम करना चाहती, सिर्फ और सिर्फ अवामी दबाव
और प्रेशर और तनकीद से बचने के लिए ये कमी जो है वो की जाती है। और जिस कदर कीमतों में कमी आती है या रिलीफ मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ वो रिलीफ आवाम को नहीं मिलता, कीमतें कम नहीं होती। आप ये देखें 50 रुपए फी लीटर तक तो इन्होंने पेट्रोलियम लेवी आयत कर रखी है, अगर वही उठती है तो उससे ही देखें कीमत में कितनी ज्यादा कमी आती है। बाकी जो कीमतों में कमी है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक वो एक अलग बात है। ये रह गई बात सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट की प्राइसेस की। नीचे अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो आप देखें सिर्फ अगर कमी होती है तो फर्जी, जिस तरह बेग साहब ने कहा, मीटिंग खेल कर ब्यूरोक्रेसी जो है वो अवाम को बेवकूफ बनाती है। चंद रुपए किराए में कमी का ऐलान कर दिया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा ये अब आवाम जाने और उसका काम जाने। मतलब कि अगर इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मजीद आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था, इससे भी ज्यादा, और उस पर इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो जिले इंतजामिया का जो है वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन वो पता नहीं शायद अपनी वाकई वो मीटिंग्स में बिजी है, वो मीटिंग्स कब खत्म होगी। आप देखिए ना, सिर्फ ट्रांसपोर्ट पे तो इसका इम्पैक्ट नहीं है जी। कौन सा ऐसा शोबा है जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं है, चाहे वो बिजली बनाने के कारखाने हैं, चाहे आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री है, आपकी ऑटो इंडस्ट्री है, आपके शेफ, और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता। तो हर शोबा है जिंदगी, एग्रीकल्चर आप लगा लें, उसमें अगर ट्रैक्टर चलाना है आपने ट्यूबवेल चलाना है, कोई भी ऐसी चीज है उससे रिलेटेड है, वहां पे भी उसका बराह रास्त इम्पैक्ट आता है। लेकिन उस तरह से ये इम्पैक्ट या ये रिलीफ नीचे मुंतकिल नहीं हो पाता। आप देखें किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, बस अब एक नोटिफिकेशन है, अच्छा 5 से 10 रुपए किराया कम होगा, वो भी अगर आप बस स्टैंड से बैठेंगे तो शायद वहां पे कम हो, अगर आप रास्ते में कहीं पे बैठेंगे या स्टॉप टू स्टॉप वाली बात है वहां पे कोई किराया कम नहीं होता, कोई अथॉरिटी उसको चेक नहीं करती। वो ट्रांसपोर्टर की स्वाबदीद है कि वो आवाम की जेब में से कितने पैसे निकलवा लेता है, वो उसकी हिम्मत है। इसी तरह आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाते हैं, आप देखें वहां से जो खाने पीने की अशिया कितना इम्पैक्ट आता है, कितनी उनकी कीमतों में कमी आती है। इसी तरह दीगर अशिया है, कितना कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं यहाँ पे, या कोई कहने वाला है ही नहीं कि अगर इतने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी आती है, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, तो उसके बदले में आप सिर्फ एक ही सूरत ये देख लें कि बिजली जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है पब्लिक को, उसकी कीमतें नहीं कम होती, पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने के बावजूद, जबकि आप देखें हर महीने बढ़ती जा रही है। पॉलिसियां हैं जिसके चलते हुए हमें बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं या जो भी ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी आवाम का हिस्सा है। लेकिन जब अपने मुनाफे की बात आती है तो हर कोई अपने इंडिविजुअली फायदे की सोचता है, ये नहीं सोचता है कि हमें कलेक्टिवली अगर एक रिलीफ मिल रहा है तो वो जरूर आवाम तक पहुंचना चाहिए ताकि महंगाई में पिसी आवाम को थोड़ा रिलीफ मिल सके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे सिटी एट 10। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद भी किराया की कीमतों में कमी नहीं हुई है, उसी तरह के जो कि तो महंगाई का बोझ शहरियों के सर पर है। और इस तमाम सूरत हाल में ज़िले इंतजामिया में खामोश तमाशाई से ज्यादा और कुछ दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। और इस तमाम सूरत हाल में वकास DC फैसलाबाद की बात की जाए तो उन्होंने तो डिफरेंट जगह के दौरे भी किए, विजिट भी किया, उसके बावजूद भी अभी तक हमें खातिर खा कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई कि कहीं पे किरायाजात की कीमतों में कमी वाक़या हो या शहरियों तक कोई आसानी पहुंची हो। आप इस हवाले से आपने क्या देखा कि उनकी जो कोशिशें हैं वो क्या आज या कल में रंग लेकर आएंगी या नहीं? जी ने देखें, किसी एक शख्स की या फर्द वाहिद की कोशिश, चाहे फिर वो डिप्टी कमिश्नर ही क्यों ना हो, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी कारआमद साबित हो सकती है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद मुख्तलिफ बस स्टैंड के दौरे किए गए, लेकिन इस बात को जो है वो ज़रूर देखना होगा कि जब डिप्टी कमिश्नर किसी बस स्टैंड का दौरा करता है तो उस वक्त बस स्टैंड पर 10 से 15 बसें मौजूद होती हैं, उन तक वो पैगाम पहुंच गया। लेकिन लारी अड्डा फैसलाबाद से रोजाना 150 बस निकल रही है, उन बसों में किराए पे कंट्रोल कौन करेगा? तो ये डेफिनेटली डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सकता। डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना है। सेक्रेटरी RTA इस चीज का डायरेक्ट जिम्मेदार होगा कि वो हर अड्डे पे इंश्योर करे, अड्डे पे मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए से कि वो किरायों में कमी जो है उसको यकीनी बनाए। फिर जिस तरह से उमैर ने बात की ब्रेक से कबल
कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं ये सरकारी रेट पर अमल दरामद करते हैं सिर्फ बस स्टैंड की हद तक, यानी सिटी टर्मिनल की हदूद के अंदर, लारी अड्डा की हदूद के अंदर। ये वो दो जगह हैं जो कि सरकारी अड्डे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट अड्डे हैं वहां पर कभी आपको डिप्टी कमिश्नर विजिट करते हुए दिखाई नहीं देते, कभी सेक्रेटरी आरटीए विजिट करते हुए दिखाई नहीं देते। और अगर ये कहीं हिम्मत करके चले भी जाएंगे अफसरान, तो प्राइवेट अड्डा मालकान जो है उनसे मिलना जो है वो जो है शीर लाने के मुतरादिफ है। वो मिलने को तैयार नहीं है जिला इंतजामिया को। उन्होंने बस अपने बस अड्डे बनाए हैं, अपनी मर्जी के किराए वो चला रहे हैं और उस पर एसी नॉन एसी के चक्कर में उलझा रखा है कि एसी का किराया कितना कम होगा, नॉन एसी सर्विस का कितना कम होगा। इस तमाम कॉन्सेप्ट के अंदर आम शहरी जिसने सफर करना है जनरल बस स्टैंड से यानी सरकारी अड्डे से, उसके लिए किसी किस्म की सहूलत जो है वो दिखाई नहीं देती। मैक्सिमम क्या होता है कि डिप्टी कमिश्नर गए हैं, जिस दिन डिप्टी कमिश्नर का विजिट है, अड्डा इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने, सेक्रेटरी आरटीए ने उस दिन के लिए जो है अड्डे की सफाई कर दी, उसको चमका दिया, सड़कें साफ कर दी, कचरा उठा दिया कि अफसरान का विजिट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो फ्रंट लाइन पे लगी 10 बसें होती हैं उन पर किरायानामा अवेजा कर दिया जाता है कि जी देखिए हमने किरायानामे अवेजा कर दिए, बड़े बड़े पैना फ्लेक्सेस लगा दिए जाते हैं डिप्टी कमिश्नर की तस्वीरों के साथ, वजीर आला की तस्वीरों के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने खर्च अखराजात जो है इन लारी अड्डों पे, उमैर चूंकि एफबीआर की बीट भी करते हैं, ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सिर्फ इन फ्लैक्सिस पे कर दिए जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए। अगर इन तमाम फ्लैक्सिस का खर्चा ही शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, हल क्या है? क्या इसके लिए मौसर इकदाम होने चाहिए ताकि शहरियों को भी आसानी हो? सरप्राइज विजिट भी तो किया जा सकता है ताकि वो सफाई करने और चमकाने तक का मौका ही ना मिले, पता तो चले कि एक्चुअली सूरत हाल क्या है, फैसिलिटीज का कितना फुकदान है और शहरियों को हर रोज सफर करने में कितनी तकलीफ और जहमत उठानी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि जीनत जिस तरह सरप्राइज विजिट की अगर बात कर लेना तो वाहद सरप्राइज विजिट जो है वो ऐसा है जिसके बारे में सबको पता होता है क्या सरप्राइज विजिट होगा। सही है। वैसे विजिट में अक्सर अफसर जो है वो लाइलम रह जाए, मौके पर ना पहुंच सके अपने सीनियर के आने पे, वो अलग बात है। क्यों मेरे साहब, मतलब सरप्राइज विजिट जो है यही सूरत है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ वकास की इस बात के साथ कि वो सरप्राइज विजिट ना सिर्फ और सिर्फ बस नाम के सरप्राइज विजिट होते हैं। बाकी जहाँ पे वो विजिट होना होता है वहाँ पे हर ऊपर से लेकर नीचे दर्जा चारम के मुलाजिम तक को पता होता है कि आज यहाँ पे सरप्राइज विजिट होना होता है, तो इसलिए वो भरपूर तैयारी कर ली जाती है। ये सिर्फ एक बस अड्डे की बात नहीं, किसी भी सरकारी ऑफिस की भी बात हो और चाहे सूबे की जो हायर अथॉरिटीज हैं, वजीर आला हो या उसके बाद चीफ सेक्रेटरी हो या पुलिस के महकमे की बात हो, किसी भी महकमे की बात हो, किसी भी हायर अथॉरिटी के सरप्राइज विजिट की तफसीलात पहले से ही मिल जाती हैं। आप देखें पिछले दिनों में एक चले कहा जा रहा है कि कमिश्नर ने सरप्राइज विजिट किया है चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद में। आप देखें कि वहां पे कितनी शिकायत सामने आई हैं, लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिया और बल्कि वहां पे कई ऐसे लेबॉर्ट्री समेत कई ऐसी जगह थी, दफातर ऐसे थे जहां पर ताले लगे हुए थे, लोग मौजूद नहीं थे, लोग तरस रहे थे कि उनको एडमिट मिले या उनके बच्चे को कोई डॉक्टर आके चेक कर ले। इस तरह की बहुत सारी शिकायत थी। तो अगर सरप्राइज विजिट हर महकमे के अंदर, हर शोबे के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ हो जाए तो मैं ये समझता हूं कि काफी ज्यादा कोताहियां जो इन इदारों के अंदर, इस सिस्टम्स के अंदर मौजूद हैं, वो पॉइंट आउट हो सकती हैं, मगर ऐसा होता नहीं है। वो फिर सरप्राइज विजिट लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि जिन तमाम जो होल्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ये हमारी हाई अथॉरिटीज को नहीं पता हो। पता तो उनको है, चले वो सरप्राइज विजिट वाला भी हम कांटा बीच में से निकाल देते हैं, वो भी नहीं करें। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कुछ खराबी है और आपके जो अथॉरिटीज हैं उनको पता ही ना हो। पता तो सबको है, लेकिन फिर बात नीयत पर आ जाती है ना कि आप करना चाहते भी हैं उसको सही। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन टैक्स कलेक्शन करने वाला महकमा है और पंजाब को बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। सूरत हाल ये है कि वजारत मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के पास है, वजीर आला पंजाब भी हैं। अब सिचुएशन ये है कि फैसलाबाद में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की 8 पोस्टें हैं, जिनमें से 5 खाली हैं, 3 लोग जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं और 2 के ट्रांसफर हो चुके। इस बात को 2 महीने हो रहे हैं। पहले एक बंदा रिटायर हुआ, दूसरा रह गया, उसको आर्जी चार्ज दे दिया गया। अब सिचुएशन ये है, ना किसी गाड़ी, नई गाड़ी की, मोटरसाइकिल की, बस की, ट्रक की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ना किसी की ओनरशिप चेंज हो रही है, मलकियत चेंज हो रही है।
अच्छा, जो नई गाड़ियों वाले शोरूम्स हैं उनके या मोटरसाइकिल वाले, उनके कारोबार भी मुतासर हो रहे हैं। जो पुरानी व्हीकल्स का काम करते हैं, मलकियत और तब्दील ना होने की वजह से उनके भी कारोबार मुतासर हो रहे हैं। शहरी अलग ख्वार हो रहे हैं कि वो एक्साइज दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं कि कब वो अफसर साहब सीट पे आके बैठे, कब यहाँ पे कोई बंदा आए तो मेरी गाड़ी, मेरी मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन हो सके, या मैं फिर अप्लाइड फॉर लेके फिरता रहूं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। डायरेक्टर एक्साइज 10 बार लिख के भेज चुका है हेड ऑफिस को। अब वजह क्या है? वजह यह है कि मोहतरमा ने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा रखी है। अच्छा, अब फैसलाबाद के किसी MPA में किसी में इतनी जरूरत तो है नहीं कि डायरेक्ट वजीर आला साहबा से रब्ता कर सके। वजीर आला साहब के पास वजारत होने की वजह से DG एक्साइज और सेक्रेटरी एक्साइज के इतने ज्यादा नखरे हो चुके हैं कि वो किसी अवामी नुमाइंदे की भी बात ही नहीं सुनते। और इस सारी सिचुएशन की वजह से नुकसान किसका हो रहा है? अवाम का नुकसान हो रहा है, सूबे का नुकसान हो रहा है, काम रुका हुआ है। अच्छा, अब वो लोग जिनको पता चल रहा है कि पंजाब में तो ये सिचुएशन है, वो लोग इस्लामाबाद से गाड़ी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। पंजाब के पैसे इस्लामाबाद के पास वफाकी दारुल हुकूमत के पास जा रहे हैं। और ये सूरत हाल है एडमिनिस्ट्रेशन की। तो छोटी छोटी चीजें इन्होंने कहाँ चेक करनी? ये तो इतने बड़े लेवल पे चीजों को नहीं मेंटेन रख सकते। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में इतनी खामियां हैं। चले, आप टैक्सेशन की बात कर रहे हैं तो यहीं से रिटर्न टैक्स के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि उसकी भी लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर जो है वो अनाउंस की गई है। तो ये टैक्सेशन का ये जो सिलसिला है, ये टैक्स रिटर्न का सिलसिला है, ये आप उसमें कितना ज्यादा देख रहे हैं कि स्मूथली चल रहा है और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि लोग रिटर्न टैक्स पे करें। अच्छा, इसमें मैं दो चीजें बताऊंगा। FPR चूंकि इनकम टैक्स रिटर्न लेता है शहरियों से, और आप ये समझ लें कि वो जिस तरह किसी भी फर्द के या इंसान के कंधों पर दो फरिश्ते बैठे हुए, उसका हिसाब किताब लिखने के लिए रिटर्न भी वही हिसाब होती है। ठीक है। कोई भी टैक्स पेयर या शहरी जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होता है, उसके बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो उस रिटर्न में, उस गोशवारे में उसने अपने पैसों से मुतल्लिका, अपने असासों से, अपनी गाड़ियों से, जायदादों से मुतल्लिका पूरी तफसील देनी होती है कि मेरी आमदन इतनी है, मैंने इस आमदन से ये गाड़ी खरीदी, इस आमदन के साथ मैंने जेवर खरीदा, मैंने बैंक बैलेंस मेरे पास इतना है, या मैंने इतने प्लॉट्स खरीदे। ये तमाम चीजें इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर देना होती हैं। अच्छा, अब 30 सितंबर है आखिरी तारीख। चीजें पहले से कुछ बेहतर हुई हैं, मगर उनको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स कल्चर उतना आम नहीं है जितना दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक में होता है। उसकी भी दो बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को इतना शऊर नहीं है, और दूसरा, लोगों को इस सिस्टम पे एतमाद नहीं है। लोगों को इस बात का एतमाद नहीं है कि वो जो लाखों करोड़ों रुपया टैक्स देंगे वो उनकी फलाह के लिए खर्च होगा। उनको ये लगता है कि वो जो टैक्स का पैसा देते हैं वो हुक्मरानों की ब्यूरोक्रेसी की अयाशियों पर खर्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना तो उनको सफर करने के लिए अच्छी सड़कें मिलती हैं। उसकी वजह है ना कि हमें किसी भी तरह का कोई भी हमें फैसिलिटीज दिखाई नहीं देती है, किसी भी तरह का हमें रिलीफ नहीं दिखाई देता है, और जितने टैक्स पेयर है उनके गिर्द और ज्यादा जो है ना शिकंजा तंग होता चला जाता है। और इसकी हमने बड़ी वाज़ेह मिसाल भी देखी है, हमारे सामने है कि नॉन टैक्स पेयर पे शायद उतनी पाबंदियां नहीं है जितने टैक्स पेयर को जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बाकी हमारे यहाँ ये कल्चर भी आम नहीं है, इस पे काम करने की जरूरत है, और इसके कितने फायदे हो सकते हैं इस हवाले से मजीद बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और जो है FPR के हवाले से अगर हम बात करें, टैक्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो इदारे के दरमियान में और आवाम के दरमियान में जो ये अदम एतमाद की सूरत हाल है, ये बड़ी खतरनाक है, और टैक्स को बर वक्त अदा करना बेहद जरूरी है। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि लोग बड़ी ही खुश अखलाकी के साथ और बड़ी ही एहसन अंदाज से टैक्स पे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि समझा जाता है कि जो लोग FBR के रिकॉर्ड में आ जाएंगे उनके लिए आने वाली टाइम में मजीद मुश्किलात का बढ़ जाएंगी। लेकिन इसकी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ से ना तो आवाम के अंदर उतनी आगाही पहुंचाई जाती है टैक्स के हवाले से, ना उनकी ट्रेनिंग की जाती है, ना हमें हमारे कवानीन के हवाले से पता है कि अगर टैक्स पेयर है तो उसके कितने ज्यादा फायदे हैं, अगर हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान है, किस तरह की फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद हैं, और नॉन टैक्स पेयर और टैक्स पेयर के दरमियान का जो फर्क है ये मिटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वकास हमारी गवर्नमेंट इस चीज पे तो जोर देने पे तुली हुई है कि टैक्स हमें चाहिए, टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है, लेकिन टैक्स
टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर के दरमियान का जो फर्क है, जो कवानीन हमें बताए जाते हैं, जो लॉज हमारे मुल्क का हमें बताता है, उससे हमारी आवाम बड़ी नावाकिफ है। लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स देने के कितने ज़्यादा फायदे। तो इस कल्चर को कैसे आम किया जा सकता है, बजाय कि हम डिफरेंट तरह की स्कीम्स लेकर आएँ, पैकेजेस लेकर आएँ और माहाना या सालाना टैक्सेस लोगों पर लाते चले जाएं। लोगों को ये तो पहले बताया जाए कि टैक्स के फायदे कितने हैं, टैक्स कल्चर है क्या चीज़, टैक्स के हवाले से हमारे इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कल्चर हम आम करने में बड़ा नाकाम है। देखिए ज़ीनत, मैं आपकी ये वो वाहिद बात है जिससे मुत्तफिक नहीं हूँ। पाकिस्तान के फैसलाबाद के हर शहरी को पता है कि टैक्स देंगे तो फायदा क्या होगा, लेकिन कहानी जो है वो दूसरी तो तरफ से उसके बावजूद फिर हमारे यहाँ नॉन टैक्स पेयर की तादाद इतनी ज्यादा क्यों है? अगर वो जो फायदे हैं जो टैक्स पेयर को होने हैं, वो अगर तो कहीं आपको दिखाई देते हैं। अच्छा, देखें इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो फायदे कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को दिखाई देते हैं। 95% इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो चाहते ना चाहते टैक्स पेयर हैं। सरकारी मुलाजमीन को टैक्स के फायदे दिखाई देते हैं, उनको पेंशन आनी है, उनको रिटायरमेंट्स आनी है, वो कहीं ना कहीं टैक्स देते हैं। अब आम शहरी को मैं आपको सिर्फ शहर के एक अहम शाहरा की बात कर देता हूँ। शेखुपुरा रोड का ताजर जो है वो क्यों टैक्स दे, जबकि उसको पता है कि 2 साल कबल जब SNGPL ने अपना एक पाइप डालने के लिए खुदाई की और उस खुदाई से पहले NOC लेते हुए तमाम मेंटेनेंस के अखराजात म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अकाउंट में जमा करवा दिए, जो कि करोड़ों रुपए के थे। अब इस वाकये को 2 साल हो चुके। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस 11 इंच के होल को निशाताबाद पुल से लेके गटवाला तक 2 साल में फिल नहीं कर सका, तो वो ताजिर क्यों टैक्स दे जिसकी दुकान के सामने खड्डे 2 साल से मौजूद हैं, जो सुबह से शाम तक अपनी दुकान के सामने से वाइपर से, झाड़ू से, पीछे उसने करोड़ों रुपए लगा रखा है दुकान पे, और बाहर वो झाड़ू दे रहा है पानी निकालने के लिए, उसके पास कोई सफाई वाला नहीं है। निशाताबाद ब्रिज के दोनों अतराफ शेखुपुरा रोड पे जो मैं गारंटीड कह सकता हूं कि कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वत सईद ने अपनी तैनाती के 3रे दिन उस जगह का विजिट किया था। 2 साल से ज्यादा हो चले तैनाती को, लेकिन इसके बावजूद वहां पे सिर्फ और सिर्फ रोड की रिपेयरिंग नहीं हो सकी, जिसके लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर 6 बार, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूं, वहां पे पत्थर डाला। अब वो लाखों रुपए का पत्थर डाला, लेकिन उस पर कारपेट नहीं हो सका, एक रोड का पैच आप नहीं लगा सकते। निशाताबाद पुल जब आप दोनों एतराफ से चढ़ते हैं तो दोनों एतराफ से चढ़ते वक्त आपको पुल जो है वो टूटा हुआ दिखाई देता है, गाड़ियां खड्डों में लग रही हैं। जब वो रिपेयर नहीं हो सकते, एक शहरी के घर के सामने कोई सहूलत वो मौजूद नहीं है जिसका बताया जाता है कि टैक्स देंगे तो ये होगा, टैक्स देंगे तो ये होगा, टैक्स देंगे तो वो होगा। अब ये जो 10 से 15 बेसिक फैसिलिटीज हैं जो एक आम शहरी की जिंदगी के लिए, रहने के लिए जरूरी हैं, जो पूरी नहीं हो रही, तो शहरी टैक्स की तरफ नहीं आते। दूसरी बात फिर वही आ जाती है कि महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एक शख्स की सैलरी जो है वो 40,000 है, हर चीज वो पहले से टैक्स दे रहा है। गवर्नमेंट ने टैक्स मुकर्रर किया है खास सैलरी वालों के लिए, वो भी उसी रोड पे मौजूद है। लेकिन टैक्स की मद में जो आप वादे करते हैं, जो आप बैरून मुमालिक की मिसालें देते हैं, वहां जो फैसिलिटीज मिलती हैं क्या वो यहाँ पर है? जब वो यहाँ पर नहीं मिलती तो लोग टैक्स से भागते हैं। ठीक है, लोगों से टैक्स वसूल करने के लिए उमैर बेहतर बता सकते हैं कि बाकायदा बैनर्स अवेजा किए जाते हैं FBR की जानिब से। लेकिन बावजूद ये भी तो है ना कि ये 1, 2 या 3 साल की बात नहीं है, ये तो हम सदियों से, सालों से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में यही वतीरा है। लोग टैक्स पे करने से हमेशा से भागते चले आ रहे, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। ये 1 या 2 गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये गुज़िश्ता कई सालों का मामला है। ये मेरा ख्याल है कि ये एक लंबे अरसे की बात है। अगर आप अभी चेक कर लें, आज कोई अथॉरिटी चेक कर ले, तो फैसलाबाद के अंदर 189 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं, और ये 189 से ज्यादा यूनियन काउंसिल का, हर यूनियन काउंसिल का एक अलग डेवलपमेंट अकाउंट है जिसमें यूनियन काउंसिल के फंड्स मौजूद हैं। और अभी कोई यूनियन काउंसिल ऐसी नहीं होगी जिसके अकाउंट में 15 से 20 लाख से कम पैसे मौजूद हों। यानी 189 यूनियन काउंसिल के ये करोड़ों रुपए बनते हैं, जो यूनियन काउंसिल की अंदर, यूनियन काउंसिल की सतह पर छोटे छोटे कामों में, कहीं गली बननी है, कहीं कुछ रिपेयरिंग होना है, कहीं वासा का मैनहोल जो है उसको कवर किया जाना है, इसके लिए ये फंड्स मौजूद हैं। लेकिन 1 रुपया भी यूनियन काउंसिल खर्च करके राजी नहीं है, बासिवाय इसके कि जब कोई फ्लडिंग सीजन आता है, कहीं मिट्टी की जरूरत पड़ जाती है, कोई नाला टूट जाता है, तो फिर वो फंड्स यूटिलाइज किए जाते हैं। अरबों रुपए मौजूद है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद के फंड्स में,
ठीक है, मतलब टैक्स का पैसा अवाम के, टैक्स का पैसा उनको नहीं मौजूद है, लेकिन मौजूद लग नहीं रहा है। तो उमैद ये जो नाअहली है, ये जो नाकिस कारकर्दगी है, इसकी जिम्मेदारी लेने को भी कोई तैयार नहीं है, इसको ऑन करने को भी तैयार नहीं है, और इसका अल्टीमेटली जो खमियाजा है वो मुल्की मैशत को भुगतना पड़ रहा है। हमारी मुल्की मैशत दाव पे लगी हुई है, क्योंकि टैक्सेस से रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जब टैक्सेस ही नहीं लोग पे करेंगे और इस तरह की सूरत हाल जहां के वो अपनी साइड से जस्टिफाइड है, जैसा कि वकास के अकॉर्डिंग सब चीजें, जो लोग गफलत के मुर्तकिब हैं, हाँ, वो तो कभी भी अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। इन 75 सालों में जी आप देखें जितना यहाँ पे तबाही सियासतदानों ने की है, उतनी ही तबाही की जिम्मेदार ब्यूरोक्रेसी है, बल्कि मैं ये समझूंगा कि उससे ज्यादा हिस्सा ब्यूरोक्रेसी का है। आप इनकी अपनी अयाशियां देख लें, अगर इनके अपने घरों की, अपनी रहायशगाहों की, दफातर की रेनोवेशन की बात होगी, वहां पे ये लोग फट से करोड़ों रुपए निकलवा लेंगे। इनकी अपनी गाड़ियों की बात होगी तो लग्जरी गाड़ियों के लिए फौरी फंड भी मिल जाते हैं। जब वहां पर बात अवाम को सहूलत देने की होती है, वहां पे ही फंड्स कम क्यों होते हैं, वहां पे जल्दी अप्रूवल क्यों नहीं होती, तो फिर अवाम टैक्स क्यों दे? ये सबसे बड़ी वजह इस वक्त बनी हुई है। एक ये वजह कि अवाम का, बिजनेस कम्युनिटी का इस सिस्टम पे अदम एतमाद। दूसरी चीज ये है कि जो लोग टैक्स नेट में आ जाते हैं, एफबीआर फिर बार बार उन्हीं लोगों को पकड़ता है, उनके ही ऑडिट होते हैं, उनको ही पकड़ पकड़ के निचोड़ा जाता है। तो आप ये देखें, इस बार आपका जो टैक्स टारगेट है वो पिछले साल की निस्बत 40% बढ़ा दिया गया, मोर देन 40% उसमें अच्छा, मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी और ये भी जानेंगे कि क्या ये टारगेट जो गवर्नमेंट ने अब रखा है उसे वो मीट कर पाएंगे या नहीं, और टैक्सेशन के हवाले से मजीद भी आप तक जो इन्फॉर्मेशन है उसे पहुंचाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और टैक्स रिटर्न के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो मैं ये बताइएगा कि 30 सितंबर तो इसकी डेट दी गई है, क्या इसमें एक्सटेंशन भी होगी ताकि आवाम को थोड़ा सा और वक्त मिल जाए और वो अपने टैक्स रिटर्न की जो फाइल है, जो प्रोसीजर है, उसको कंप्लीट कर सकें? मेरा भी ख्याल कि इसमें कोई तोसी होगी। 30 सितंबर अभी फिलहाल आखिरी तारीख है। इस हवाले से एफबीआर ऑफिशियल से भी बात हुई थी। 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि रिटर्न जो है वो टाइमली आ गई थी, ऑनलाइन सिस्टम भी स्मूथली चल रहा है। दूसरी ये चीज थी कि वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल का जब बजट पेश किया तो उसमें एक नई टर्म या नई इस्तिलाह मुतारिफ करवा दी थी लेट फाइलर की। हाँ जी, कि अगर आप 30 सितंबर तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जो कि एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है, उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर आप लेट फाइलर कहलवाएंगे। ठीक है। और एक पहले 2 चीजें थी, फाइलर था, नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट था, अब लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट भी आ गया। तो मेरा ये ख्याल है, बताइएगा कि लेट फाइलर के लिए क्या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आप ये देखें। मिसाल के तौर पर मैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देता हूं, मैं फाइलर हूं, दूसरा शहरी वकास अहमद है, ये नहीं फाइल करते अपनी रिटर्न। सबसे पहले तो वो जिसकी 50 लायबल टू फाइलिंग रिटर्न वो है जिसकी तनख्वाह कम से कम 50,000 रुपए है। अच्छा, फाइलर अगर बैंक से पैसे निकलवाएगा 50,000 रुपए या उससे ज्यादा, तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर दूसरा बंदा नॉन फाइलर पैसे निकलवाएगा 50,000 या उससे ज्यादा, तो उसको 0.6% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स बैंक से कटौती कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर फाइलर अपनी गाड़ी रजिस्टर्ड करवाता है तो उस पर जो विद होल्डिंग टैक्सेस, एफपीआर के टैक्सेस होते हैं, वो नॉन फाइलर के मुकाबले में 50% तक कम होते हैं। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी का कोई इंतकाल करवाना है, मैं अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता हूं, फाइलर हूं, तो 3% टैक्स पे करना होगा। नॉन फाइलर के लिए वो टैक्स जो है वो 7% तक, फिर उसके बाद 10% तक उसकी रेशो जो है वो इस तरह बढ़ती चली जा रही है नॉन फाइलर्स के लिए। अब जो लेट फाइलर कैटेगरी मुतारिफ करवा दिया वो इन दोनों के दरमियान में है, और उसका इतलाक जो वो सिर्फ प्रॉपर्टीज के इंतकाल पे जो विद होल्डिंग टैक्सेज हैं, जो कि सेक्शन 236 के और 236C के तहत है, उस पर इतलाक होता है। बाकी अगर कोई शख्स लेट रिटर्न फाइल करेगा तो उसको फाइलर वाली तमाम मराहत मिल जाएगी। सिर्फ प्रॉपर्टी का जो इंतकाल पर विद होल्डिंग टैक्स है उसमें उसको पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अब हम बात कर रहे थे, तो सिचुएशन सबसे ज्यादा ये है कि लोग क्यों डरते हैं, सिस्टम पर एतमाद नहीं है। दूसरी चीज पकड़ भी उन्हीं की होती है। तीसरी मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, एफबीआर का जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, गवर्नमेंट्स के बैंक्स हैं, उनके साथ मुआहदा हुआ था और
अब इसी साल के दौरान उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है कि अगर एक शख्स फाइलर है वो 100 रुपए की ट्रांजैक्शन भी करेगा तो उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड फौरी तौर पर एफबीआर के सिस्टम में आ जाएगा कि उमैर ने 100 रुपए की ट्रांजैक्शन की है। एफबीआर मेरी एक एक ट्रांजैक्शन को काउंट करेगा, उसके बाद साल बाद या जब भी उनका दिल करेगा ऑडिट करेंगे, पूछा जाएगा कि हाँ जी आपकी आमदन इतनी है जबकि आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन इतनी कर दी है, ये बताइए आपके पास ये पैसे कहां से आए। दूसरी बात, उसके मुकाबले में नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का कोई रिकॉर्ड बैंक फराहम नहीं करते एफबीआर को। अब ये देखिए नॉन फाइलर को खुली छूट है, फाइलर फिर फंस गया जी। ठीक है, तो सख्तियां जो है वो उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा होती हैं जो लोग सिस्टम में मौजूद हैं। तो इसलिए आमतौर पे छोटे ताजर, आप उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि फैसलाबाद का चौक, घंटाघर के 8 बाजार जो हैं और उनसे मुतसिल रोड मार्केट्स जो हैं, करीबन 50,000 के राउंड अबाउट वहां पे दुकानें, दफातर, कारोबारी मराकज हैं, मगर वहां पे टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद जो है वो 10,000 भी नहीं है। उसके मुकाबले में टैक्स देने वालों की तादाद उससे भी आधी है। मतलब अगर कोई लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर भी देता है तो वो कहता है कि मेरी आमदन इतनी नहीं है कि मेरे पे टैक्स लगे, मेरी आमदन 33,000 रुपए से भी कम है, लिहाजा मेरे पे टैक्स 0 बनता है, लेकिन मैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। ये सिचुएशन है। छोटे ताजर जो हैं उनमें बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो टैक्स सिस्टम में मौजूद नहीं है। उसके लिए भी एफबीआर ने ये ताजर तो स्कीम बनाई थी, वो भी एफबीआर की अपनी गफलत की वजह से वो भी नाकाम होगी। उसमें इन लोगों ने जो टैक्स स्लैब्स बनाए थे, सबसे गलती उसमें यह थी कि उसको एरिया वाइज डिवाइड किया गया था। मिसाल के तौर पर ये हमारा मेन शेखुपुरा रोड है, तो रोड के ऊपर एक बंदा है, उसका डेली की सेल हो रही है 10 लाख, उसके जो साथ वाली दुकान है उसकी सेल हो रही है 5,000, टैक्स ये लगा दिया 60,000 रुपए महाना। अब जिसकी 10 लाख सेल है वो तो 60,000 महाना शायद दे ले, अब जिसकी 10,000 या 5,000 सेल है वो नहीं दे सकता। इसके बाद इसी तरह जो बैक साइड की गलियों की दुकानें, वहां कारोबार इससे भी कम होता है, लेकिन टैक्स उन पे भी यकसा है। तो ये सिस्टम था, इसकी वजह से ये जो स्कीम थी ये इब्तदा में ही नाकामी से दो चार होगी। टोटल इसका थ्रू आउट पाकिस्तान इम्पैक्ट जो था वो 40 बिलियन रुपीस था, लेकिन 40 अरब रुपए की तकसीम भी एफबीआर हुकाम या ऑफिशियल जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाए। उसकी वजह से ये स्कीम भी जो थी ये भी एहतियाजों की देन चली। अच्छा, अगर विकास, अगर एक लम्हे के लिए सोच भी लिया जाए कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए टैक्स पे करना शुरू कर दें, तो फिर शहर में जो इतने बेशुमार चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, आप क्या समझते हैं कि एक एक करके क्या वो कम वक्त में हम हल कर सकेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उमैर ने एक फिक्रा बड़ा अच्छा कहा था कि सियासतदानों से ज़्यादा इस निज़ाम की बर्बादी में ब्यूरोक्रेसी का है, और ये बेहतरीन फिक्रा था शायद आज के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने बहुत सारे काम जो करने होते हैं वो शायद ब्यूरोक्रेसी नहीं करती। तस्वीरें आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, विजिट्स होते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन ये एक ऐसा सिलसिला बन चुका है कि सिर्फ अगर आपको एक मिसाल दी जाए कि डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने PHA हुकाम को एक टारगेट दिया कि 10 दिन के अंदर कैनाल जो है उसके दोनों अतराफ मौजूद ग्रीन एरिया जो है उसको मुकम्मल कर दिया जाए। एक ऑर्डर था एक ब्यूरोक्रेट का अपने मातहत अमले को। अब उसके मद्देमुकाबिल हुआ क्या कि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि कैनाल के दोनों अतराफ ग्रीन एरिया महकमा जंगलात का था, ऑर्डर PHA को दे दिया गया। अब PHA ने इस ऑर्डर को वेलकम किया और उसके बाद उन्होंने एक रीजन पेश किया डिप्टी कमिश्नर को कि जी हमारे पास तो वर्कर नहीं है। अब फिर उसके बाद PHA को ये कहा गया कि आप जिला काउंसिल से मदद ले लें। मतलब एक अदारे का काम दूसरे अदारे को दिया गया, पहले तो यही नहीं पता कि आपने ऑर्डर ही जो है वो गलत अदारे को दिया है। उसके बाद दूसरा अदारा जो है वो तीसरे अदारे से मदद का तलबगार है। तीसरे अदारे ने हाथ झाड़ के बिल्कुल दामन साफ करके ये कहा कि हमारे पास तो वर्कर नहीं है, लिहाजा आर्जी तौर पर 100 बंदे रख लिए जाए और काम चला लिया जाए। अब वो आर्जी तौर पर 100 बंदे भी रख लिए गए। इस काम में वो 10 दिन के टारगेट में से 7 दिन गुजर गए, बाकी बचे 3 दिन। 3 दिन में कैनाल साफ करनी है। जब डिप्टी कमिश्नर ने कहा भी कैनाल पे क्या काम हो रहा है मेरे आर्डर के मुताबिक दिखाएं, तो उनको अब्दुल्लापुर से घटवाला के दरमियान की नहर, अगर यही डिप्टी कमिश्नर जो है ये अपनी गाड़ी को यूटर्न लेके कहते हैं कि यूटर्न कभी कभी जिंदगी में ले लेना चाहिए, हादसे से बचा जा सकता है। यूटर्न लेके अगर वो अब्दुल्लापुर से लेके झाल तक की नहर देख ले तो उनको पता चलता है, अंदाजा हो डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद समेत पूरी ब्यूरोक्रेसी को कि वहां पे कचरे के ढेर हैं। जितने रोड से सफाई की जाती है वो नहर के साथ मौजूद ग्रीन एरिया में डाल दी जाती है। एक नहीं, दो नहीं,
दर्जनों के हिसाब से आपको जगह जगह जो है वो नशई बैठे हुए नजर आएंगे, जो कैनाल की पूरी खूबसूरती को मुतासिर कर रहे हैं। पौधे जो हैं वहाँ पे ग्रीन, जो पहले से मौजूद ग्रीनरी है उसकी काट छाट नहीं हुई, एक तरतीब में होना चाहिए। यहाँ से हम देख लें कि हमारे इदारों की संजीदगी का या काम करने का तरीकेकार क्या है कि पहले आपको ऑर्डर देते हुए यही इल्म नहीं है कि आपने ऑर्डर कहाँ पे देना है, मतलब कि काम के लिए आप एक गलत जगह पे रुजू कर रहे हैं और फिर हर इदारे का यही एक लेम एक्सक्यूज है कि हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं, हमारे पास वर्कर्स मौजूद नहीं। तो ये बड़ी एक जो है ना वो अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है। तो क्योंकि हमारा काम है, हम तो इंडिकेट करते रहेंगे कि शायद इसमें बेहतरी आ जाए और इसी दुआ के साथ कि हमारे शहर का हाल जो है वो पहले से बेहतर हो जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त हुई छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वी आर बैक, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारी हर जिंदगी के हर शोबे के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम इस्लामी पहलुओं पर भी जितनी हो सके बात करें और नात के हवाले से, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना भी चल रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है और आपकी तारीफ का सबसे बेहतरीन अंदाज नात है। नात जब भी पढ़ी जाती है तो वो दिल से पढ़ी जाए और उसका रूह से ताल्लुक होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से जितना ज्यादा नात खां को इदराक होगा, जितना ज्यादा उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता होगा, उतना ज्यादा कलाम पेश करने में आसानी भी होती है और वो कलाम दूसरे सुनने वाले के दिल तक भी पहुंचता है। तो जब भी हम कोई नात के हवाले से जो फिक्रे सुनते हैं, जो शायरी सुनते हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो शायरी करने वालों का जो थॉट प्रोसीजर होता है, जो उनके पीछे की सोच होती है, वो क्या होती है, नात एक्चुअली है क्या और इस्लाम में इसकी कितनी अहमियत है, ये हमारे एज मुसलमान, एज मुस्लिम कम्युनिटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा हमारे अंदर तब्दीलियां लेकर आ सकती है और कितना ज़्यादा हमारे अंदर डिफरेंट तरह के औसाफ को परवान चढ़ाती है, फ़रोग देती है। अगर हम बात करें जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से हम जानते हैं कि सादिक और अमीन थे, कितने नर्म मिजाज थे, शफकत से भरपूर उनकी पूरी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी का हर पहलू से उन्होंने मुसलमानों के लिए, हम सब के लिए, अपनी स्पेशली उम्मत मोहम्मदी के लिए बहुत सारी एग्जाम्पल सेट की हैं। तो आज का हमारा जो खास मौजू है वो नात के हवाले से रहेगा और हमारे जो मेहमान हैं वो भी बड़े खास हैं और ख़ास इसलिए भी हैं क्योंकि वो शायरी भी करते हैं और नात के लिए शायरी करते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ है जिस पे बात करने का मौका मिलेगा और आप तमाम लोग भी आई एम श्योर कि बहुत सारी चीज़ें से सीख सकेंगे। उसके साथ ही साथ टीचिंग के शोबे से भी वाबस्ता रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो अवार्ड्स भी, नेशनल अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं। सदारती सीरत अवार्ड याफ्ता नात गो शायर हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी साहब। उनसे जानते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र, इसका आगाज़ कैसे हुआ, नात क्या है और इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो नात के लिए शायरी है इसमें और जो हम आर्ट के लिए या वैसे हम देखते हैं दूसरी शायरी जितनी भी की जाती है जो कि तख्लीकी होती है, ख्याली शायरी होती है, इसका मेजर फ़र्क क्या है? मेजर फ़र्क ज़रा देखने वालों को समझाएं, क्योंकि नात तो खालिस्तन और अगर हम देखें प्योरली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उन्हीं की शान और उन्हीं की तारीफ में बयान की जाती है। पहली बात तो यह है कि अदब और तकदीसी अदब, इन दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। जब हम अदब तख्लीक करते हैं तो उसमें मुबालगा आराई हो सकती है। हम लोगों के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए बाज़ दफ़ा ऐसे मज़ामीन को अपनी शायरी में मौजू करते हैं कि जो सच पर मबनी नहीं होते, लेकिन लोग मुतासर होते हैं और शायर को दाद भी मिलती है। लेकिन जब हम तकदीसी अदब की बात करते हैं और बिलखुसूस नात की बात करते हैं तो फिर यहाँ मुबालगा आराई नहीं होती, यहाँ मजाजी महबूब नहीं है। यहाँ जो ममदूह है मद्दाह करने वाले का, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है, आपकी सूरत है, आपकी सीरत है और आपसे मंसूब अशिया हैं, जी रूह हैं और तमाम हालात व वाक़यात हैं जो एक शायर के सामने अपने ममदूह की मदह बयान करने के लिए होते हैं। और ये सच ही सच है। और मुबालगा आराई की मैंने बात की, मुझे डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आ रही है कि यकीनन मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए। आप किसी के बारे में कुछ बयान करने के लिए जब हद से तजावुज़ करते हैं तो वह मुबालगा आराई होती है। तो कहते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो सीरत है, उनकी अजमत है, उसकी पहले हदूद बता दें और फिर बताइए कि मुबालगा आराई हुई है या नहीं हुई। हम वो हदूद ही नहीं बता सकते कि जो औजे दना पे जो हस्ती पहुंच गई है, हम उनकी हदूद का इदराक कैसे करेंगे? जब हदूद का इदराक नहीं हो सकता तो फिर यकीनन नात में मुबालगा आराई नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि जो अकीदा तौहीद है उसको वाज़े तौर पे अकीदा तौहीद ही रहना चाहिए और रसालत को रसालत ही रहना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि नात पढ़ने वाले और नात लिखने वाले दोनों की अगर हम अलग अलग बात करें तो उनकी खुद की शख्सियत में किस तरह के औसाफ होने चाहिए, किस तरह की चीजें उनकी खुद की पर्सनालिटी में होनी चाहिए ताकि वो बाआसानी जो लिख रहे हैं सुनने वाले के दिल को जाके छू जाए? बात यह है कि नात कहने वाला अपनी जुबान पे दिल की बातें लाता है। वाह। और जिसकी जुबान पे दिल की बातें हों वो सुनने वाले के दिल में उतरती हैं। बेशक। तो जब नात गो दिल की बात किसी के सामने पेश करता है, बिलखसूस आपने नात खां की बात की, तो उसके दिल में वो नात उतरी होनी चाहिए। फिर जब वो बयान करे तो फिर नात गो और नात खां दोनों एक ही जगह पे मौजूद होंगे। अगर ऐसा नहीं है, नात खां को उसकी डेप्थ का नहीं पता, उस जज्बे की कि जिसके तहत शायर ने वो शेर या वो नात तख्लीक की है, तो फिर यकीनन उसकी जुबान में वो तासीर नहीं होगी जो तासीर शायर के कलम में है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और खुद के अंदर की खसूसियात कि वक्त के साथ इसमें निखार आपकी खुद की शख्सियत में भी महसूस होने लगता है। रूहानी तौर पर आप खुद से खुद का ताल्लुक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जो है वो मजीद मजबूत महसूस करने लगते हैं। डॉक्टर रियाज मजीद एक फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम है और फैसलाबाद को शहर नात जो कहा जाता है, उसे शहर नात कहने में एक ये शख्सियत है जो उसकी तायीद करती है कि वाकयातन ये शहर नात है। उनका कहना है कि मजहब के बाद सबसे ज्यादा तस्कीन इंसान को अदब में मिलती है। और अगर हम तकदीसी अदब की बात करें तो वो सिर्फ अदब नहीं रहता बल्कि वो मजहब ही की नुमाइंदगी कर रहा होता है। और ये जो तस्कीन है यही असल में इंसान को इंसान की शख्सियत को उभारती है। हर शख्स में ज़ौक़ होता है, ज़ौक़ के इजहार के मुख्तलिफ करीने हैं और ये जो अदब है ये हमें तनकीदी शऊर देता है। अगर तनकीदी शऊर है तो हम जिंदगी में कामयाब हैं। हमें इंसान और शैतान का फ़र्क, हमें नेकी और बदी का फ़र्क, हमें हुस्न कबा का फ़र्क जो है वो सारा इसी लिटरेचर के ज़रिए, अदब के ज़रिए मिलता है। और मैं समझता हूँ कि तकदीसी अदब वो अदब है जो आदमी को इंसान बनाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। जब आपकी शख्सियत जो है वो एक कह लें कि हर लिहाज से मुतवाज़न हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि नात का और तकदीसी अदब का इसमें बड़ा अहम किरदार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि नात किस तरह से हमारे अंदर इत्तेहाद को, रवादारी को और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है उसको कैसे प्रमोट करती है, फ़रोग़ देती है? इस मौजू पे मुख्तलिफ मुहक्किकीन और नक्काद जो है वो बात करते रहते हैं। एक नक्काद ऐसे भी कह लें कि स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखते हैं जो कहते हैं कि ना तो होती ही रज़मिया है और वो मिसाल देते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे नबूवत की कि जब जंग होती थी, जब गज़वात होते थे तो जो शायर रसूल हैं हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हस्सान से बिलखसूस आप फरमाया करते थे कि आप कुछ ऐसे अशार कहो कि जिससे मुसलमानों की और दीन इस्लाम का गलबा जो वो साबित हो। तो वो रज़मिया नात होती थी, इसलिए वो कहते हैं कि रवायत यही है, आप रज़मिया नात ही कहें। लेकिन कुछ लोगों का, और मैं भी उनका हमनुआ हूँ, कहते हैं कि हज़रत अबू तालिब सबसे पहले नात गो शायर हैं। उन्होंने तो नात उस वक्त कही जब नबी अकरम सल्लम शीर खारी के अहद में थे, तो उस वक्त वो रज़मिया नात तो नहीं होगी, वो यकीनन जो है वो एक जमालियाती नात होगी। उसमें हुस्न जमाल की और आपकी सूरत और सीरत की बातें जब वो होंगी जिनको हज़रत अबू तालिब ने रेफरेंस बनाया और अपनी नात में उसको मंजूम किया। रज़मिया
रज़मिया नात जो है उस नात का एक पहलू हो सकता है, लेकिन मुकम्मल नात अच्छा, नहीं हो रज़मिया सकती। नात शायद सुनने वालों को, समझने वालों में थोड़ा सा मुश्किल हो, तो इसका थोड़ा सा फर्क मजीद समझा सकें अगर आप। जो मुजाहिदीन को जहाद पे उभारने वाली शायरी थी, हाँ। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब करके वो शायरी कही जाती हाँ। थी, तो उसको मैं रज़मिया नात कह रहा हूँ। तो यकीनन उसमें भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के, आपकी जुर्रत के, आपके फैसलों के, आपकी महारत के, आपकी कमांड के, वो सारे के सारे पहलू उस शायरी में मौजूद थे। तो जब हजरत हसन जैसा शायर अकीदत और मोहब्बत से हुजूर को देख के वो नात सुना रहा है, तो उसमें तासीर भी होगी, यकीनन होगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उससे भी पहले की हजरत अबू तालिब के अहद की, तो फिर इसका मतलब है कि उसी दौर में हमारे सामने दो तरह की नात आ जाती है। एक वो जो आप कह लें कि हम आम मुहाफिल में वो नाते पढ़ते हैं, वो मौज़ूआत जो हुजूर की सीरत अक़दस और हुजूर की जो शमाइल हैं उनको मौजू करते हैं, और वो नाते जो हजरत हसन ने उस दौर में, लेकिन उसी दौर की बात है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कि कोई है जो इनके लिए नात कहे, इनकी शान में शायरी कहे या मनकबत बयान करे, तो कहा जाता है कि सबसे पहली मनकबत जो है वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कही गई, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक पर कही गई, और हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो कही। तो वो रज़मिया नहीं थी, वो भी उनको देख के जब कह रहे वो जमालियाती नात है। तो इस तरह वो जो नात के तमाम पहलू हैं वो उसी दौर में अहद नबुव्वत में ही उनका खमीर जो है वो तैयार हो गया था, और वहीं से फिर अरबी कसायद आए हैं, बेशुमार नातिया कसायद आए हैं। हमने वो पढ़ा भी है और सुना भी है हजरत काब बिन ज़ुहैर को जिस तरह से रदाए मुबारक अता हुई कि पहले उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजब कही, लेकिन फिर जब ईमान ले आए तो आपकी शान में, आपकी मौजूदगी में वो कसीदा कहा जिससे खुश होकर आपने अपनी चादर मुबारक उछाल कर उनको पेश की। तो उस दौर में वो नातिया कसायद, वो रज़मिया नात, वो जमालियाती नात, वो तकदीसी अदब जो वो तैयार हो रहा है। वो फिर फारसी जुबान में गया, फिर वो पंजाबी में आया, फिर वो उर्दू में आया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी को तो नात की सदी कहा जाता है। और फिर नात की सदी के हवाले से फैसलाबाद वो खुशकिस्मत तरीन शहर है कि मुहक्किकीन कहते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नात का अदब फैसलाबाद में तख्लीक हो रहा है। अभी प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी ने एक दिन एक महफिल में बताया कि सबसे ज्यादा नातिया किताबें फैसलाबाद से डेवलप हुई हैं। सबसे ज्यादा कौमी सीरत अवार्ड वो पाकिस्तान में फैसलाबाद शहर नात के हिस्से में आए हैं। सबसे ज्यादा नात की अदबी तंजीमें जो हैं वो फैसलाबाद में मौजूद हैं। सबसे ज्यादा नात के मुशायरे फैसलाबाद में होते हैं, सबसे ज्यादा नात को शायर भी फैसलाबाद। क्या बात है, क्या बात है। तो ये शर्फ हमारे शहर को हासिल है। अच्छा, मैं आपसे भी जरूर जानना चाहूंगी, माशाल्लाह जितना अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, और जाहिर बात है कि ये एक या दो दिन की, कई सालों की आपकी मेहनत और आपकी जो है वो लगन है, जो कि आपके अल्फाज की सूरत में जाहिर भी हो रही है। मुझे अपने हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि आपका ये रुझान, आपका ये शायरी का जो सिलसिला है, ये कहाँ से शुरू हुआ था, और आपकी शख्सियत में फिर टाइम के साथ किस तरह की तब्दीलियां आई। तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे साथ साथ आई एम श्योर कि आप सब लोग भी जानना चाहते होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और नात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं क्योंकि जितनी आजी से, इनकिसारी से और मोहब्बत से हम इस हवाले से बात करते हैं तो उतना ही ज़्यादा हम सुकून भी महसूस करते हैं। नात क्योंकि खालिस्तन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से उनकी तारीफ़ है, तो तारीफ़ तो जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत लिल आलमीन की बयान की जाए वो कम है। लेकिन महारत मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को दी है जो कि आप सल्लम की शान में कुछ एक अल्फाज भी लिख सकते हैं या फिर उसको नात ख्वानी की सूरत में पढ़ते हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है और अल्लाह ताला की तरफ से दी गए गिफ्ट्स हैं। तो हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे पहले भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ताहिर सिद्दीकी साहब, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा कि आपका ये सफ़र किस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि किसी न किसी सफ़र का आगाज़ कहीं ना कहीं से तो ज़रूर होता है। और क्या ये लिखने की तरफ जो आपका रुझान था, ये आपने हमेशा से महसूस किया था अपनी ज़ात में कि ये है, ये बाय द
टाइम आपको फील हुआ कि अच्छा मुझे लिखना चाहिए? ये जो शायरी है फितरी सलाहियत है, और फितरी सलाहियत को उजागर होने का मौका मिलता है अगर माहौल उससे मुनासबत वाला जो है वो आपको मिल जाए। वरना बहुत सारे हीरे जो हैं वो पंजाबी में कहते हैं रुल जाते हैं। मेरी वालदा टीचर थी, स्कूल टीचर थी, और मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे शख्स। उस दौर में जब वो इंडिया से हिजरत करके आए तो उस वक्त पाकिस्तान में कहते हैं 14 के करीब जो है वो ग्रेजुएट्स थे। अच्छा। तो मेरे वालिद ग्रेजुएशन के दरमियान में वो यहाँ हिजरत करके आए थे। तो उस दौर की ये तालीम जो है मैट्रिक हो या ग्रेजुएशन हो, ये बड़ी तालीम समझी जाती थी। तो वालदा भी बड़ी बाज़ौक़ थी, वालिद साहब भी। वालिद साहब को इकबाल का बहुत सारा कलाम ज़ुबानी याद था, शेख सादी की गुलस्तान सादी, बोस्तान सादी, हकायात सादी अक्सर सुनाया करते थे। और वालदा ना सिर्फ बहुत खुश ख़त थी बल्कि खुश गुलू भी थी। और जब मैं छोटा सा था तो मेरी उंगली पकड़ के वो मुझे अपने साथ स्कूल में ले जाया करती थी। वहाँ असेंबली में वो नात सुनाती थी, मुझे अब भी याद है। 2 नातें उनकी बड़ी मेरे दिल में उतरी हुई हैं। एक नात थी है नूरे मुजस्सम कदे ज़ेबाए मोहम्मद, आंखों में बसा लूं जो नजर आए मोहम्मद, दामन में छुपा लो मुझे दामन में छुपा लो, पर्दा मेरे ऐबों का ना खुल जाए। वाह 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 वाह। और एक पंजाबी की नात पढ़ा करती थी, निमी निमी वागनी पूरे दिए वाईनी, आखी नबी पाक ताई रोजे ते बुलाई। क्या बात है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो मुहर्रकाते शायरी होते हैं, जो बुनियादी मुहर्रिक था मेरी वालदा की, वो नात अपनी वालदा की बात कर रहे हैं, उनका जिक्र कर रहे हैं, और आपको उनकी माशाल्लाह से 2 नातों के, जो कि आई एम श्योर के और भी बहुत सारे होंगे किस्से, वो आपके दिल के बहुत करीब हैं। तो हम भी चाहेंगे कि आप भी कुछ हमारे ऑडियंस को और हमारे लिए अगर थोड़ी सी शायरी जो आपने खुद से लिखी हैं या फिर जो आपके दिल के बहुत करीब हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो पहले एक नज़्म जो मैंने अपनी माँ को सुनाई, मैंने बहुत सारी नज़में अपनी माँ पर लिखी, उसकी हयात में उसको सामने बैठा के। अच्छा। तो उससे दाद वसूल करता था। मेरी पहले सामने मेरी वालदा या मेरे वालिद होते थे, जो भी लिखता था, और उनसे जो दाद मिलती थी, हौसला अफजाई होती थी, वो मुझे तहरीक देती थी। बिल्कुल ठीक। कि मेरे चेहरे पर मुसर्रत ढूंढती रहती है माँ, कैसे आएगी हंसी ये सोचती रहती है माँ, उसकी नजरों में हूँ जैसे अब भी तिफले नौनिहाल, उंगलियां बालों में मेरे फेरती रहती है माँ, कामयाबी इसलिए बिछती है मेरे पाँव में, कामयाबी की दुआएं मांगती रहती है माँ, बिल्कुल आईना है उस पे मेरी रूह की सब सिलवटें, मेरे चेहरे की शिकन को घूरती रहती है माँ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लुत्फ देती है हमेशा उसकी मीठी सरजनश, और ये शीरीनी घर में बांटती रहती है माँ, बहुत खूबसूरत। तो ये मैंने नज़्म कही इब्तदा में जब मैंने शायरी शुरू की। ज़ाहिर है शायरी का शौक़ तो बचपन से ही था। 8वीं क्लास में मुझे याद है मैंने शोहदा की शान में कुछ अशार कहे थे, अगरचे उरूज़ के हवाले से वो वज़न में नहीं होंगे, लेकिन मज़ामीन वो शायरी वाले थे। तो फैसलाबाद में जो मैंने पहली जो मेरा मजमुआ आया वो गज़ल का था, और गज़ल एक मकबूल सिन्फ़े अदब है। आपको आपका पहला मुशायरा याद है? मेरा रद्द अमल वो आया था, और उसमें मैंने गज़लें कहीं, इब्तदा की गज़लें, जब ग्रेजुएशन का दौर, और उस वक्त जिस सतह की भी गज़लें होती थी या माहौल में सुनने सुनाने को जैसी मिलती थी कि अब वो मैंने असल में जब से नात शुरू की गज़ल छोड़ दी। उसके बाद मेरी 25 नातिया मजमुआ जाता है जिसमें नातिया दीवान। पहला जो मजमुआ था वो दिल के कितना करीब था, और जब वो मजमुआ आपने लिखना शुरू किया तो उसके पीछे की क्या सोच थी वो भी बताइएगा। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि एकदम से गज़ल से आप नातिया शायरी पे शिफ्ट हो गए, तो ये वाला चेंज कैसे आया? मैं कुछ अरसा मुकीम रहा गुलिस्तान कॉलोनी में। यहाँ एक बड़े मशहूर शायर थे, बुजुर्ग थे, पीर आसफ चिश्ती जी, आसफ बशीर चिश्ती। तो
मस्जिद भी थी, दरबार भी था, वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाता, उनके साथ मुलाकात हुई। वहाँ मुशायरे होते थे बज़्म मोइन अदब के हवाले से, पाकिस्तान के बड़े बड़े शायर वहाँ आते थे। उन मुशायरों में बैठने का मौका मिला और जो रवायती एक हमद 2 नातें कही थी मेरे पहले गज़ल के मजमुआ में, मैंने वो पेश की। जब मैंने एक नात पेश की उसमें से, तो मुझे पीर साहब ने कहा कि और सुनाओ। अब मुझे अपने वो अदब के लिहाज से तंगी दामा का एहसास हुआ कि मैंने तो नात एक ही कही है, तो और क्या सुनाऊं। तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप जब शेर कहते हैं तो आप नात कह सकते हैं, आप नात कहें। तो वहाँ से शुरू किया। तो मैंने पहली जो नात की एजाज नात के हवाले से मेरी वो किताब आई, तो उसी दरबार चिश्तिया और उसके मुशायरों में बैठ के, और फिर रियाज कादरी के तवस्सुल से एक गुलाम अहमदाबाद में बड़ी पुरानी तंजीम है अंजुमन फकीरान मुस्तफ़ा, 250 के करीब नातिया मुशायरों का इनकाद वो कर चुकी है। तो मैं उसमें गया, वहाँ तरा मिसरा दिया जाता है। वो तरा मिसरा जो है वो एक तहरीक बनता है शोरा के लिए, और हर शायर उसी मिसरे उसी ज़मीन में नात कह के वहाँ आता है, पेश करता है नातें। तो मैंने वहाँ वो नातें कहना शुरू की। तो एक वो बज़्म मोइन अदब, एक अंजुमन फकीरान मुस्तफ़ा, ये 2 जो तंजीमें थी नात की तंजीमें, यहाँ मीर मुस्तफ़ा फ़कीर मुस्तफ़ा मीर नवाज अमीर इसके बानी थे, वहाँ असफ बशीर चिश्ती, दोनों बुजुर्ग थे, दोनों आशिक़ रसूल थे। उनकी सोहबत में जब नातें सुनाता था उनसे दाद मिलती थी। तो वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। मैं वालिद साहब के साथ उम्रा के लिए गया, तो वहाँ 13 रोज़ा मदीना शरीफ में क़याम, हजूर के रोज़ा अतहर के इर्द गिर्द कैफियत की शायरी जो है वहाँ हुई। और 1-2 नातें ऐसी भी हैं जिनमें मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि ये इस मंजर पे नात कहो। तो वो मेरी किताब एजाज हजूरी के नाम से वो मंजर आम पर आई। और मेरा पहला जो कौमी सीरत अवार्ड था वो भी उसी किताब के हवाले से हुआ। जब मुझे वो पहला सीरत अवार्ड मिला, तो उस वक्त फिर मैंने अपने आप से अहद किया। अभी तक आपको 3 बार सिदारती सीरत अवार्ड मिल चुका है, तो वो एहसास, वो जज्बात, कभी सोचा था कि ये सफर यहाँ तक भी पहुंच जाएगा? ये बात आपकी सही है, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ात की तश्कील और तकमील जो है वो नात ने की है। नात को मैं अब अपनी ज़िंदगी कहता हूँ, और मैंने नात में उस ममदूह को, उस महबूब को अपने अशार का मौजू बनाया है कि जिससे खूबसूरत मुझे इस कायनात में को हस्ती दिखाई नहीं देती है। तो जिसका ममदूह और जिसका महबूब नबी की हस्ती हो, फिर वो किसी मजाजी महबूब को खातर में नहीं आता। इसीलिए यही वजह है कि मैंने गज़ल के बाद फिर नात ही कही है। नात से फरागत होगी तो कुछ कहूँगा, इसलिए नात में रहता हूँ, नात में लिव करता हूँ। हाँ, यही जिंदगी का हुस्न भी है, और यही आपको वो सुकून भी देता है। अगर आपका काम, उसके अंदर की जो सेटिस्फेक्शन, जो सुकून है, वो भी आई एम श्योर कि अल्लाह ताला इसी तरह से इस सिलसिले को रखे। अच्छा, आपने गालिब के भी शायरी को नात में जो है वो कन्वर्ट किया, वो थोड़ा सा मामला क्या था, वो सारा किस्सा वो मुझे बताइएगा पूरा, कि उसकी क्या बैक स्टोरी थी, किस तरह से वो वाला ख्याल आया कि अच्छा शायरी को मैं किस तरह से नात में कन्वर्ट कर सकते हैं? एक तो मेरा अपना एक तसव्वुर भी है, और अकाबरीन भी कहते हैं कि रवायती शायरी और रवायती नात गोई जो है वो अदब की खिदमत नहीं है। चूँकि मैं शुबा तालीम से वाबस्ता रहा, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन से वाबस्ता रहा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का राइटर भी हूँ, और मैं प्री सर्विस इन सर्विस टीचर ट्रेनर भी रहा हूँ। ये तमाम तजर्बात जो हैं वो मुझे सिखाने के लिए काफ़ी थे कि मैं नात गोई के लिए अपना एक जो है मैदान जो है वो सिलेक्ट करूं। रवायती नात की बजाय मैंने नए नए अंदाज से नातें कहना शुरू की। मिसाल के तौर पे मैंने एक तस्बीही मिसरा जात जो है उसको मुझे मुजद कहा जाता है कि एक तरह मिसरा है, उसके हर लफ्ज़ को काफिया बना के नात कही जाए। सपोज एक मिसरे में 9 लफ्ज आते हैं, तो 9 नातें जो हैं वो कही। तो एक वो
इनफरादियत थी। उसके बाद मैंने एक कसीदा कहा जो अच्छा प्रोफेसर साहब, माजरत के साथ आपकी बात काटती हूँ क्योंकि वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम वो शायरी भी सुने कि वो किस तरह से वो कन्वर्ट की गई और उसकी बात की खूबसूरती और अल्फाज में निखर के कैसे सामने आई, तो उस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। नात के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। शायरी बहुत लिहाज से हमने देखी है, कोई किसी ने हमद लिखी, किसी ने गज़ल लिखी, किसी ने शायरी की किताबें लिखी, लेकिन नात के लिहाज से शायरी, इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस है, इसके अंदर कितनी बारीकियां होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से आपके पास तालीमात का एक कहते हैं समंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तभी लिख सकेंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से, उनकी शख्सियत से, उनकी पूरी जो सीरत तैयबा है उसके हवाले से आप अवेयर होंगे, आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। तो इसलिए पढ़ना और किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बड़ों के साथ बैठना, अपने सीनियर्स की बात को सुनना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है ताकि आपको पता हो कि माजी में क्या किस तरह की किताबें या किस तरह की शायरी थी और आने वाले टाइम में आप किस तरह से अपने आप में निखार लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। तो सीखने का जो सिलसिला है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। अगर आप समझे कि हम अपने आप में अपनी ज़ात में मुकम्मल हैं तो वहाँ आपका सीखने का अमल जो है वो कहीं रुक सा जाता है, तो वो सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो हमारा भी जो गुफ्तगू का सिलसिला है उससे रोके बगैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिद्दीकी साहब से कि प्रोफेसर साहब आप बता रहे थे गालिब के हवाले से और किस तरह से आपने उनके कहे हुए शायरी को, उनके कलाम को किस तरह से कन्वर्ट किया नात में, वो पूरा सिलसिला क्या रहा, और अगर आप वो कुछ हमें सुना भी सकेंगे तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। गालिब को मैं खुशकिस्मत तरीन शायर समझता हूँ। अच्छा। कि उसके कलाम की ज़मीनें बहुत सारे शोरा ने गज़ल के लिए, कसीदे के लिए, मसनी के लिए मौजू की हैं। राग़ब मुरादाबादी और सबा अकबर आबादी जैसे शोरा ने उसके कलाम की ज़मीन में नात कही। मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी वो नातें लगी। यानी कह लें कि मुझे तहरीक उनसे मिली कि मुझे भी कलाम गालिब की ज़मीन में नात कहनी चाहिए। तो एक ये भी ख्वाहिश हुई कि उनसे ज़्यादा कहूँ, तो कुछ 60-62 जो हैं वो नातें कहीं राग़ब मुरादाबादी ने और मुखम्मस बंद की सूरत में सबा अकबर आबादी ने कही। तो मैंने 100 नातें गालिब के कलाम से मुंतखब की, 100 गज़लें जिनकी ज़मीन में मैंने नात कही। मैं उस पर मजमून लिखवाने के लिए रियाज मजीद के पास गया। उन्हें कहा कि ये मेरा मसौदा है और ये मैंने 100 गज़लें मुंतखब की। उन्होंने कहा कि ये कोई नया काम नहीं है। हाँ। पहले 20 लोगों ने इनफरादी तौर पे भी और मजमूआ कलाम की शक्ल में भी उसकी ज़मीन में कही। आप ऐसा करो, ये किताब लो। उन्होंने मुझे कालिदास गुप्ता रजा का जो उसने मुरतब किया दीवाने गालिब कामिल, वो मुझे पेश किया और कहा कि गालिब के जितने भी दीवान जो हैं वो लोगों ने मुरतब किए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जामे ये है। तो आप ऐसा करो कि इसमें तमाम कलाम जो है उसकी ज़मीन में आप ये कहने की कोशिश करो। अच्छा। अब मैंने वो किताब तो ले ली और ज़ाहिर है एक बड़े शायर का मशवरा था। एक दफ़ा परेशान हुआ कि इतना बड़ा काम कैसे करूँगा, कैसे करेंगे। लेकिन ये यकीन था कि नात का काम है और अकीदत और मोहब्बत का काम है। जिनकी नात कहनी है वही लिखवाएंगे, वही मेहरबानी फरमाएंगे। तो रमज़ानुल मुबारक था, उन दिनों में ये जो कोरोना की वबा फैली हुई थी, हम लोग सारे के सारे जो है मुलाजम पेशा लोग जो है, मुलाजमत पेशा लोग, वो घरों में महदूद थे। ये 2020 की बात है। तो वो टाइम था, फिर रमज़ानुल मुबारक का महीना था। तो मैं 24 घंटे घर में रहता था, तो नात में महव रहता था। एक तो कोरोना का खौफ निकल गया, एक ये कि तख्लीक सामने आ गई। 481 नातिया कलाम जो है वो तख्लीक हुए, जो उर्दू ज़बानों अदब में एक रिकॉर्ड है। ये कितने टाइम में हुआ? ये 1 माह में। 100 गज़लें मेरी, 100 नातें जो है उनकी उसकी गज़लों पे पहले थी और उसके बाद के यानी 381 कलाम जो है नातिया कलाम, वो उस कालिदास गुप्ता रजा जो है उसके मुरतब करदा दीवान से हुई। 5 नातिया किताबों की सूरत में
पहली मैंने फिर उसमें वो जो गालिब है, जो मादा है अरबी का, जिससे गालिब का नाम रखा गया, उसी मादे को सामने रख के इन किताबों के नाम भी जो है वो तजवीज़ किए। मगलूब मिदत, तगलीब मिदत, गल्लाब मिदत, गालिब मिदत और गलूब मिदत, इनका मादा वही। और मैंने फिर इसको कुल्लियात की शक्ल में भी शाया किया, जिस पे मुझे अवार्ड मिला। तो कुछ ऐसी नातें भी उसमें आई कि जिसमें उसका जो कह लें कि रदीफ या काफिया था, वो नात के साथ मुनासबत नहीं रखता था। कुछ अरसे के लिए मैंने उसको मौखर किया, फिर दुआ की और कोशिश की और तौफीक अता हो गई तो उन पे भी कह दिया। मिसाल के तौर पे एक पाँव रदीफ है, पाँव जो है ये नात के लिए मौजू नहीं था। दाग, आतिश, शराब इवन कि ये नात के लिए मौजू नहीं थे, लेकिन नात की बरकत है, हुजूर की सूरत और सीरत का फैजान है कि जब हम मोहब्बत के साथ कहना शुरू करते हैं तो जो ना मौजू होता है वो भी मौजू बन जाता है। अब वो पाँव आप देखें कि बहुत सारे शोरा ने अगर उसकी जमीन में लिखा तो इसको छोड़ दिया, गजल में जरूर कहा होगा, नात में नहीं कहा, नात में नहीं कहा। तो इसी तरह से उसकी एक नात थी जिसमें आप कह लें कि लफ्जों से तस्वीर बनती है। अच्छा। उसको हम महाकार निगारी भी कह लेते हैं। तो बड़ा उसका मशहूर शेर है, मैंने कहा कि बज़्म नाज चाहिए गैर से तही, सुनकर सितम ज़रीफ ने मुझको उठा दिया। तो इसमें इस जमीन में आप नात के कुछ अशार याद आ रहे हैं, वो मैं आपको पेश करता हूँ कि वक्ते हुजूरे हाज़री कैफ था क्या सुना कि यूं कैसे थी चूमी जालियां, खुल के मुझे बता कि यूं ये हो। क्या बात है। ज़ायरे शहरे मुस्तफ़ा वैसा ही कैफ दे मुझे, होता है साफ किस तरह आईनाए दिल बता कि यूं। वाह वाह। और करते हैं अर्ज किस तरह रोजा, मैं ये जुबानी इस वक्त मुझे हो जाती है, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ कि अगर आप इजाजत दे तो मैं देख के वो जी जरूर जरूर जरूर। लेकिन हाँ जी, हम इसके, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये शायरी भी आप सुनेंगे, लेकिन नए जो लिखने वाले शायर हैं या नए जो नात ख्वां हैं, उनमें आप क्या चीज़ देखते हैं जो कि आपको लगता है कि जब आपने लिखना शुरू किया था या आपकी तालिब इल्मी का दौर था, आपके अंदर जो जज्बा, जो वलवला था, जो आपके अंदर वो एक कह सकते हैं कि अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था जिसने मजबूत किया, वो चीज़ें अब आपको नए यंगस्टर्स में, नए आने वालों में, लिखने वालों में दिखाई देती है? क्योंकि आजकल इस तरह से भी है ना कि बहुत ज़्यादा लिखने वाले ज़बरदस्ती के भी लिखने वाले हैं जो कि शौकिया तौर पर लिख देते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो मानी है वो शायद उतने ज़्यादा पायदार या उतने ज़्यादा क्या उसको कह सकते हैं कि आपके दिल को नहीं छूते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से देन है। यंगस्टर्स के हवाले से आप क्या देखते हैं? शेर गोई के लिए दो बुनियादी चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक फ़िक्र और एक फ़न। जब आप फ़न जो है वो पढ़ने से नहीं आता, सीखने से आता है। और आपको फ़न सिखाने वाला, इल्म अरूज़ का माहिर ऐसा उस्ताद तलाश करना चाहिए कि जो आपको बताए कि शेर के औज़ान क्या हैं और उसको आपने बहर में अगर तश्कील देना है तो किस अंदाज से देना है। और जो फिक्र है इसका ताल्लुक मुतालिया से है, यानी आपको एक वक्त में उस्ताद भी चाहिए और किताब भी चाहिए। आप किताब से मुतालिया करें और उस्ताद से उरूज सीखें, दोनों चीज़ों को इकट्ठा करेंगे तो आप शेर कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शोअरा मैंने देखे हैं जो इल्म अरूज में तो माहिर हैं, जिनकी अशार में वजन पूरा होता है, लेकिन जो उसमें वो शेर कह रहे होते हैं वो मैं समझता हूं कि मयारी नहीं होते। इसकी क्या मेरा अपना एक मतमा नजर है कि जो एस्थेटिक वैल्यूज हैं ये एथिकल वैल्यूज को डेवलप करती है। अगर हमारी जो जमालियाती कदरें हैं वो हमारी अखलाकी अकदार को बिगाड़ना शुरू कर दें तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? अब ये बिगाड़ पैदा होता है उस वक्त कि जब आप सिर्फ दाद खा होते हैं, दाद चाहते हैं,
आप देखते हैं मज़ाहिया मुशायरे बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर भी आते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के फोरम भी उनको मिलते हैं, लेकिन वहाँ नात की तर्ज पे मज़ाहिया शायरी और मज़ाहिया शायरी भी सिर्फ दाद के पीछे लोगों ने भागना शुरू कर दिया है। एक्चुअल मायनों में किस तरह की खसूसियात एक लिखने वाले में होना चाहिए, और आप अगर लिखने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये टिप्स हैं जो कि सदीकी साहब से हम लेकर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और खूबसूरत सी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तो इस खूबसूरत से महफिल में या सेशन में अगर हम कहें तो बहुत सारे ऐसे देखने वाले हमारे साथ जुड़े होते हैं जो कि किसी न किसी अंदाज से अपनी लिखाई में या अपनी शायरी में निखार लेकर आना चाहते हैं। तो हमारे पास जब भी एक्सपर्ट्स आते हैं, वो चाहे उनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो, हमारी कोशिश होती है कि मेरी देखने वाली ऑडियंस का फ़ायदा हो सके, आप उससे ज़रूर मुस्तफ़िद हो सके। तो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से करेंगे जहां से मैं छोड़ा था कि नए लिखने वालों के लिए अगर आपको टिप्स देना चाहें तो वो क्या होंगी ताकि वो अपने आप में निखार लेकर आ सकें। एक तो हम्द और नात से आगाज करें लिखने का। अच्छा। इसलिए कि जब आप हम्द में सादा सादा सी बातें जो है उनको मंजूम करने की कोशिश करते हैं तो आपको बेशुमार मौज़ूआत मिल जाते हैं जिन्हें आप मज़ामीन मिल जाते हैं जिन्हें आप शेर में मौजू कर सकते हैं। अल्लाह की शान बयान करनी हो तो ज़ाहिर है अल्लाह की शान इतनी बड़ी है और उसकी शान के इतने पहलू हैं, आप किसी चीज को भी सामने रख के उस पे शेर कह सकते हैं। इसी तरह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा ये बात है कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी माओं ने हमारी परवरिश की है। आप आगाज ऐसी हमें अल्लाह का नाम सिखाया गया, हमें नबी का नाम सिखाया गया, हमें कलमा सिखाया गया, हमें कुरान मजीद पढ़ाया गया, हमें स्कूलिंग में इब्तदा से ही इस्लामियात और अरबी जो है वो पढ़ने का मौका मिला, आयात उनका तर्जमा जो है वो पढ़ने सुनने का मौका मिला। तो इतना मुतालिया तो हर एक का होता है कि वो अगर शेर कहना चाहता है तो उसको अब ऐसे मज़ामीन जो है वो मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। दूसरी बात कि सादा सादा सी बहरों में कहना शुरू करें, शुरू से ही आप मुश्किल पसंद ना बने। हाँ। आप जो सालम बहरे हैं, चार रुकनी बहरे, फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन मुफ़ाइलुन 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 मुफ़ाइलुन, हवा चारों तरफ अक्साए आलम में पुकार आई, बहार आई बहार आई बहार आई बहार आई। यानी वो इस तरह के अशार लें आसान आसान और इन्हीं की जमीन में और इन्हीं क्वाफी में इन्हीं रदीफों में कहने की कोशिश करें। टाइम के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल की तरफ लेकर जाएं, ये नहीं कि आते ही मुश्किल शायरी की तरफ चले गए। ये सही कहा, एक इस्तखराजी तरीका होता है, एक इस्तकराई तरीका होता है। इस्तखराजी तरीका जो है वो नए नौ शोरा को डिप्रेस कर देता है। वो बड़े शायर को सुनते हैं, गालिब को पढ़ते हैं, मीर को पढ़ते हैं, कौसर अली और अफजल खाकसार की तराकीब को सुनते हैं तो वो परेशान होते हैं। उन्हें चाहिए कि वो आसान आसान अशार जो हैं वो पढ़ें और फिर आसान जो है बहरें जो है उनको सामने रख के उनमें लिखने की कोशिश करें। जो इस तकराई तरीका होता भी यही है। खुद तजर्बात से सीखें। इस तकरा ये होता है आप जुज से कुल की तरफ जाते हैं, कुल से जुज की तरफ ना आए। वो इस तकराई तरीका इंडक्टिव मेथड जिसको हम कहते हैं, वो अगर अडॉप्ट करेंगे तो फिर कामयाबी यकीनन। बिल्कुल, और ये बड़ा ही पते की बात है, बड़ी गोल्डन टिप है जो आप सब लोगों के लिए है। तो अल्लाह ताला सबके लिए बहुत सारी कामयाबियों के दरवाजे खोले। कामयाबियों की जब बात करते हैं प्रोफेसर साहब, इतनी जब हम मेहनत करते हैं, इतना ज़ौक़ से, इतने शौक से, इतनी मोहब्बत से जब आप लिखते हैं और फिर जब आप उसका रिवॉर्ड मिलता है तब कैसा लगता है आपको? माशाल्लाह से अब तक 3 अवार्ड्स मिल चुके हैं, सदारती सीरत अवार्ड। तो आपको कैसा, मतलब ये एहसास, ये एक्सपीरियंस भी ज़रूर हमारे देखने वालों के लिए शेयर करें। बहुत सारे नए लोगों के लिए बड़ी मोटिवेशन होगी इसमें। मेहनत का फल अल्लाह ज़रूर देता है, बेशक। और मेहनत में अगर मोहब्बत शामिल हो जाए तो फिर फल वो ना सिर्फ देता है बल्कि बहुत मीठा फल जो है वो अता करता है। तो मोहब्बत भी फिर अल्लाह के महबूब के साथ हो
तो फिर उन इनामात में इजाफा जो है वो होता रहता है। और मेरा तो ये यकीन है कि नात का शेर अता हो जाए तो यही सबसे बड़ा अवार्ड होता है, बाकी अवार्ड तो बहुत पीछे की बात रह जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 25 नातिया मजमुआ जात हैं, जिसमें एक मैंने दीवान भी कहा है। दीवान एक रवायत थी, अलबाई तरतीब में हम रदीफ जो है वो उसको मुरतब करते थे। तो पहला मेरा जो अवार्ड था वो एजाज़े हजूरी, जैसा मैंने पहले कहा कि मैंने एक शायर के पास 3 मुख्तलिफ जज्बे होते हैं जो मुहर्रिक बनते। एक होता है कि वो मदीना शरीफ हाज़री देना चाहता है, वो जो ख्वाहिश है वो उसे मुतहर्रक करती है कि वो उस ख्वाहिश का इजहार नात की सूरत में करे। दूसरा जज्बा होता है कि जब वहाँ हाजिर हो जाता है तो हुजूरी की कैफियत, ये कैफियत जो है ना, असल में मैं समझता हूँ ये नात की, नातिया शायरी की महराज होती है। मैंने वो 13 रोज़ा क़याम जो मदीना शरीफ में किया वहाँ कैफियत जो है उनको मंजूम किया। यानी वहाँ जब होटल में क़याम हुआ, वहाँ से हरम की तरफ गए तो वो जो रास्ते थे वो पहली नात के मुहर्रक बने। पहली हाज़री हुजूर के हुजरा-ए अक़दस के सामने हुई तो वो पहली हाज़री, फिर हुजूर का जो मुआजा शरीफ और जालियाँ, फिर हुजूर के कदमैन, फिर सब्ज गुंबद, ये सारी कैफियत जिनको देख के कह रहे थे। मेरी इस किताब की जो इनाग्रेशन हुई तकरीब रूनुमाई, तो डॉक्टर मोहम्मद इसाक कुरैशी साहब उसके मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे इस किताब का नाम भी बहुत, किताब का नाम था एजाज़े हुजूरी, तो उन्होंने कहा कि नात होती ही हुजूरी में है, रियाब में नात ही नहीं होती। और फिर उन्होंने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कहा कि वो हुजूर को सामने देख के आपकी तारीफ किया करते थे और दाद मिला करती थी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि सामने हुजूर होते थे और जो शेर गो हैं, नात गो हैं, वो हजरत हसन होते थे, यानी स्टेज पे वो होते थे और सामने हुजूर बैठे होते थे। तो ये एक अजमत की भी दलील है। तो उन्होंने ये कहा कि गयाब में नात नहीं होती, हुजूरी में होती है। तो जब हम रोज़ा रसूल पे होते हैं, हम हाजिर होते हैं, हम हाजिरी की कैफियत बयान कर रहे होते हैं। तो वो मेरा पहला मजमुआ था जिस पे मुझे अवार्ड मिला। उसके बाद दूसरा मजमुआ मेरा जो है वो मैंने पहले अर्ज की कि गालिब के कलाम की ज़मीनों 5 किताबें और उनको कुल्लियात की, कुल्लियात नात की सूरत में, उस पर मुझे अवार्ड मिला। और उसके बाद हाल ही में ये 2 दिन पहले 12 रबीउल अव्वल को इस्लामाबाद में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, तो उसमें मुझे तीसरा अवार्ड दिया गया। और तीसरा अवार्ड जो है वो मेरी किताब नाते इत्तफाल पे मुझे मिला। आपने जो पूछा ना कि नए जो लिखने वाले हैं उनके लिए क्या कहें, मैं कहता हूं कि अगर वो ये किताब पढ़ें तो उनके लिए ये बड़ी, ये इस लिहाज से है कि जीन प्याजे ने एक नफ्सियात का एक उसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो है वो एक नजरिया, उसने एक थ्योरी बयान की। उसमें उसने कहा कि जो डेवलपमेंट की हैं वो 4 स्टेजेस होती हैं। हम जैसे कहते हैं कि शेरखारी का दौर, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, जवानी और बुढ़ापा, ऐसे जो डेवलपमेंट के उसने 4 स्टेजेस बताए 17 साल की एज तक। तो उसको मैंने सामने रखते हुए 4 जो लिसानियात के मदारिज थे वो मैंने, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं और फिर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है तो वो बड़ा ही दिल के खास होता है, बड़ा करीब होता है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि आपकी कलम के चलने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इसी तरह से शायरी करते रहें और इसी तरह से खूब दाद जो है वो समेटें और खूब सारे अवार्ड्स भी आपके हिस्से में आए और अल्लाह ताला ने आपको ये शर्फ बख्शा है, तो इज्जत और एजाज की बात है। बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और तमाम देखने वालों के लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।